everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree. So students, once again we bring to you a success story for NABARD Grade A 2025 examination. और students, इस वीडियो का थंबनेल देख करके आप लोगों में से बहुत लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार 1 मंथ की प्रिपरेशन में कोई एग्जाम को क्लियर कर सकता है। डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी मिसलीडिंग, या यहाँ पर बहुत ज्यादा हम लोग फेंकने वाले हैं। तो 1 महीने में कोई कैसे तैयारी कर सकता है। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली कि लखन ने जिससे पहले हमारा इंटरेक्टिव सेशन था उसमें बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपनी सारी स्ट्रैटेजी मुझे बताई थी, और उन्होंने उसमें मुझे एक चीज जरूर शेयर करी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड सेकेंडली ऐसा नहीं था कि इनकी 1 मंथ प्रिपरेशन पूरी स्क्रैच से थी। ही हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस बिफोर दिस, और कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन जो थी उसको भी वो यहाँ पर यूज कर पाए थे, यूटिलाइज कर पाए थे। और उसके बाद में इन्होंने कुछ शॉर्ट टाइम में अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजीज को यूज किया, एकदम पिन पॉइंटेड सोर्सेज को यूज किया, और उसके बाद 1 महीने की प्रिपरेशन से वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। सो अगर आप इस वीडियो के थंबनेल को देख करके ये सोच रहे हैं कि हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी पता चलेगी जिससे 1 महीने में हम मैजिकली इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम के लिए पहले प्रिपेयर कर रहे थे, या जिनके पास ऑलरेडी एक स्किल सेट, एग्जिस्टिंग स्किल सेट है, या तो वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे। कोई भी अगर उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल सेट है और वो एक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड में अगर इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आज से पहले किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है, देन आई वुड से कि आप इस स्ट्रैटेजी को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लें। ठीक है, आपके लिए शायद ये उतना ज्यादा हेल्पफुल ना हो, ये उन लोगों के लिए ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल है जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं, जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक एप्टीट्यूड है, फाउंडेशन जिनका प्रिपेयर्ड है, उनके लिए ये ज्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पर जो भी हम शेयर करेंगे वो पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, यू आर ऑल वेलकम टू टेक इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो आप इसे लीव भी कर सकते हैं। बट ये चीज मैं आपको एज अ डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है। सो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि लखन ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेरे साथ सारी स्ट्रैटेजी को शेयर किया है, सारी बातों को शेयर किया है। सो आई वॉन्ट कि वही सेम ऑनेस्टी हम लोग आप तक भी केटर करें। ऑन दैट नोट, लेट अस बिगिन। सो लखन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम you to our platform. Many congratulations for clearing this exam. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now, Lakhan, to begin with, can you please tell us something about yourself, your academic background? So, hi everyone. My name is Lakhan Sharma, and I'm a resident of Raipur, Chhattisgarh. I've completed my BTech in Metallurgical and Materials Engineering from National Institute of Technology, Raipur, Chhattisgarh in 2024. Following my graduation, I gained valuable industrial exposure while working with the JSW Steel in Jharsuguda, Odisha. However, subsequently, I made a decision to prepare for other competitive examinations because I wanted to pursue a career in public organization. So that is a brief introduction about myself. Okay, so after this brief introduction, now let us quickly jump to how you have prepared for the different examinations. So, students, let me tell you that this year the notification, it was slightly delayed. The notification, it came in November. He filled the form on 12th of November and started preparing for that for this NABARD 2025 cycle after that only, right, Lakhan? Yes. Yes. Because if we see, ma'am, to be honest, लोगों को नहीं पता है नाबार्ड के बारे में, जो स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, उनको कम नॉलेज होता है कि नाबार्ड एग्जामिनेशन है। और जब ये नोटिफिकेशन पेपर में निकलता है, सबसे पहले अगर सबको नॉलेज हो, तो उसमें आपके घर वाले बोलते हैं कि यार ये एक निकला है वैकेंसी, इसको देख लेना। तो आप देखते हो यार ये क्या है। और सेम केस मेरे साथ हुआ, मेरे पापा ने ही बताया कि ये एक वैकेंसी निकला है, इसको भी देख ले, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दे रहा है, इसको भी देख फिर आप देखते हो कि करियर प्रोग्रेशन क्या है, वो सब। तो फिर उस हिसाब से मैंने फिर भरा कि इट इज सूटेबल फॉर ठीक है, तो आपने सारी प्रिपरेशन नोटिफिकेशन के बाद ही अपनी स्टार्ट करी थी। मी। तो अब ये जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी है, इसमें सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर हम फेज 1 की बात करते हैं, तो फेज 1 के अंदर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यस।
मैम फ्रीज हो गया वीडियो। यस मैम, कैन यू रिपीट? यस, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आपने नोटिफिकेशन के बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, तो 1 मंथ के अंदर आपने एग्रीकल्चर को कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी नहीं है। सो व्हाट वाज योर सोर्सेस एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट, गिवन दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट component both for the phase 1 and phase 2? Ma'am, so I have no hesitance in saying that I have completely relied on Shamli ma'am's lecture because being from non-agriculture background, she explains very nicely and to the point because she also knows that most of the students are from non-agriculture background. So she explains it very comprehensively and exam specifically. मेरे को एग्रीकल्चर में डिग्री नहीं लेनी है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। और अगर वो 40 मार्क्स में से आई कैन स्कोर अबव 30, और जो मैंने अबव 30 स्कोर किया एग्रीकल्चर में ही किया। I lagged behind in yes, economic and social issues, but and also GK a little bit. But I gained significantly above 30 in ARD. So it significantly helped me. अगर मैं वो इग्नोर कर देता तो वैसे ही कट ऑफ पार नहीं होता। तो एग्रीकल्चर पे मेन फोकस किया क्योंकि बाकी आप ईएसआई से देखें या जीके देखें तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर करें, बैंक करें, आप सिविल सर्विसेज करें, आप स्टेट सर्विसेज करें, आपका हमेशा ईएसआई और जैसे स्कीम्स वगैरह आपको नॉलेज होती है बेसिक। और स्पेसिफिकली इस टाइम पे आपको ये टारगेट करना होता है कि क्या करंट अफेयर्स रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर आप नाबार्ड में कर रहे हैं। जो शामली मैम के लेक्चर्स सही में बहुत, मैं तो स्पेसिफिकली बोलूंगा लोगों को रेफर करना ही चाहिए जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, स्पेसिफिकली उन लोगों को। ओके, सो बेसिकली अगर मैं समराइज करूँ तो एग्रीकल्चर के लिए ही रिलाइड ओनली ऑन शामली मैम्स लेक्चर, और उन्होंने बहुत ही एक क्रिस्प मैनर में इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया। ऐसा नहीं कि उन्हें एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बस इतना कि उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उनका एग्जाम निकल रहा है, ठीक है, इतनी उन्होंने एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करी थी। और एआरडी को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी थी, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में एक तो वेटेज भी बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ 100 मार्क्स 40 मार्क्स का आपका एआरडी आता है, यहाँ पर स्टैटिक बहुत ज्यादा आता है, और काफी बेसिक लेवल का स्टैटिक आता है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, आपने पिन पॉइंटेड तरीके से इस चीज की प्रिपरेशन करी है, सो यू विल बी एबल टू टैकल इट, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज द करंट अफेयर्स। तो आपने करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? क्योंकि अगर मैं अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से नबार्ड को कंपेयर करती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है करंट अफेयर्स का। काफी ज्यादा डेटा बेसिस पे पूछा जाता है, काफी ज्यादा इन डेप्थ आपसे यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो विद इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर कर पाए थे? यस मैम। तो करंट अफेयर्स के लिए मैम ये है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और रेगुलर एनालिसिस आपने ही बताया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो करंट अफेयर होंगे वो 3 to 4 मंथ्स के ही होंगे ब्रॉडली। बट तो आपको वो तो स्पेसिफिकली हम्म। करना ही है। और आप जितना कंसोलिडेटेड रहेंगे, क्योंकि आप हर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाएंगे उनकी स्कीम सर्च करेंगे, वो नहीं है फ्रूटफुल। वो बोलने में अच्छा लग सकता है कि मैं हर सबकी वेबसाइट जाके मैं देखा कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जो जो स्कीम है मैंने प्रिपेयर कर ली। बट एक्चुअली यू नीड अ पीडीएफ और एनीथिंग दैट इज कंसोलिडेटेड एंड यू कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। कोई भी एग्जामिनेशन में आपको, फॉर एग्जाम्पल एक आत्मनिर्भरता पल्सेस मिशन जैसे पता हो, तो उसमें उसका 11,400 करोड़ रुपीज एलोकेशन, ऑप्शंस रहेंगे 4,000, 1,100 करोड़, 500 करोड़, 4,000, 11,600 करोड़, 11,700 करोड़। अब इसमें आप क्या गेस मारोगे? आपको वो स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि कितना है। और ये नाबार्ड में इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आए कि स्पेसिफिकली कितना अमाउंट एलोकेटेड है वो पूछा गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ब्रॉडली सिर्फ मिनिस्ट्री पूछ लेते हो, उससे काम नहीं चलेगा इसमें, स्पेसिफिकली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। लेकिन इसमें ये एडवांटेज है कि आपको लिमिटेड मंथ्स का ही प्रिपेयर करना है और उसी में से पूछा जाएगा। और जीके की भी बात करें, उसमें जैसे करंट अफेयर्स की बात हो तो वन मैराथन सेशंस आर वेरी फ्रूटफुल फॉर स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू मेंशन गुरकीरत सर। So he brings out marathon sessions that have been helpful, that because वो हर जगह से कंसोलिडेट करके एक जगह ले आते हैं और फिर हमारा काम बस है कि हमें पढ़ना है। वो तो हमें करना पड़ेगा ही। लेकिन कंसोलिडेशन 50% वर्क तो कंसोलिडेशन है, क्योंकि आपके जितने लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे उतने ज्यादा मल्टीपल रिविजन होंगे, और वो हमेशा कोई भी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे ही डेफिनेटली। ओके, सो बेसिकली फॉर करंट अफेयर्स लखन ने 3-4 महीने का अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया है, लेकिन बहुत ही कंसोलिडेटेड मैनर में
प्रिपेयर किया है। और स्टूडेंट्स स्पेशली जब हम बहुत ही लिमिटेड टाइम में, जैसे अब आप सुनते हो कि एक महीने में अगर किसी ने इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो पीआईबी पे जाके पूरे सोर्सेज को रीड करें या न्यूज़पेपर से पूरे नोट्स बनाएं और फिर प्रिपेयर करें। ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होगा। तो अगर आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रिपेयर करना चाहते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ बना बनाया मटेरियल अगर आपको मिल जाए, इन टर्म्स ऑफ कि वो कोचिंग मटेरियल हो, पीडीएफ्स हो, ठीक है, मैराथन सेशंस हो, अगर आप इनके थ्रू जितनी ज्यादा अपनी कवरेज कर सकें उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 3 to 4 मंथ्स का करंट अफेयर कंप्लीट करने के लिए। एम आई राइट लखन? Yes, ma'am. Definitely, you are right about. Okay, so after this, let's talk about the non-merit section of phase one. तो phase one का जो non-merit section है, quants, reasoning, English, computer and decision making, उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मैम आई न्यू दैट मेन मेरा ये चूज करने का एग्जामिनेशन ये था कि मैम आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट लेकिन फिर भी मेरे को ना सीसैट और जो भी ये एप्टीट्यूड एग्जाम्स है मेरे को बहुत डिफिकल्ट, पता ही क्यों लगते हैं मेरे को। अच्छे भी नहीं लगते हैं और सॉल्व भी नहीं होते हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं। ये पहली बात तो है। तो मैंने नाबार्ड इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें क्वांट हार्ड नहीं आता है इसमें, और कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ क्वांट का जाएगा 2.53। Yes, Lakhan. So let's continue talking about the non-merit section. So how have you prepared for that? यस मैम। तो स्पेसिफिकली वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई चोज नाबार्ड एग्जामिनेशन क्योंकि क्वांट इजी आता था। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी डर लगता है थोड़ा एप्टीट्यूड वगैरह से। वो डर इसलिए लगता है क्योंकि सॉल्व ही नहीं होता है। और इसलिए फिर मैंने ऐसा एग्जाम चूज किया कि जहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्वांट हैवी ना आए। वरना मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो पर्सनली उसको शर्माने की बात नहीं है, मेरे को नहीं आता है। तो मैंने इसलिए चूज किया। और ऐसा क्वांट ऐसा है कि आपका 4.5 इतना ही जाएगा कट ऑफ, और वो आप कर लोगे, वो बड़ा मैटर नहीं है। बाकी इंग्लिश तो आई थिंक बेसिक, थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है, तो उनको आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ डिफिकल्टी हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेशन में रीजनिंग थोड़ा हार्ड आ गया था, ऐसा बोल रहे थे। बट रीजनिंग भी आप प्रैक्टिस, मेरे को रीजनिंग थोड़ा इजी लगता था, मेरे को क्वांट हार्ड लगता था, तो मैंने क्वांट ज्यादा पढ़ा ताकि उस टाइम निकल जाए वो। तो ऐसे आपका जो वीक पॉइंट है आप उसको देख लीजिए। और कंप्यूटर का तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मैराथन सेशंस देख लीजिए, उसमें कवर हो जाता है मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो कवर हो ही जाते हैं। और डिसीजन मेकिंग वो जनरल अवेयरनेस पे ही है, तो वो तो हो ही जाएगा आई गेस। ओके, सो बेसिकली आपने क्वांट्स रीजनिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो प्रिपेयर करे यस। कि इतना कि आपका सेक्शनल कट ऑफ जो हमारा 5-6 नंबर के आसपास का जाता है वो आपका क्लियर हो जाए। उससे ज्यादा यस। एफर्ट आपने उसके अंदर नहीं लगाया। और कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग के लिए मैराथन्स और जो हमारी कॉमन सेंस वाली नॉलेज होती है उसके थ्रू यू हैव टैकल्ड इट, राइट? सो यस। इस तरीके से आपने फेज वन का एग्जाम दिया। फेज वन में आपने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करे थे? हम फेज वन में मतलब नॉन मेरिट सेक्शन में तो मैंने जैसे जितना कट ऑफ है, फॉर एग्जांपल क्वांट में मैंने अगर 5 या 4.5 कट ऑफ जाता है तो मैं 10-9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा। एलआर में भी वैसे ही। इंग्लिश में ट्राई करता था मैक्सिमम सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं क्योंकि इजी रहते थे थोड़े। और अ, ये जो हमारा डिसीजन मेकिंग है उसमें भी सब अटेम्प्ट करता था। और मैं कंप्यूटर में वो छोड़ देता था जो एकदम स्पेसिफिकली कुछ पूछ लिया और नहीं आता हो। और बाकी सब में तो मैंने सब अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मेरा मानना है कि एफिशिएंसी मेरी कम हो जाए वो चलेगा, लेकिन आप सब क्वेश्चन में एक अटेम्प्ट तो बनता ही है, क्योंकि आई कांट नो एवरीथिंग एट द मोमेंट। आप कितना भी मॉक टेस्ट, मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए थे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन उस दिन वो आते हैं कि जो आपने कभी सुने ही नहीं हो पहले। तो आपको उसके लिए रेडी होना, आप छोड़ तो नहीं आओगे कि अरे मैंने तो कभी सुना ही नहीं आ रही है। हम्म। तो लिमिटेड नॉलेज आपके पास जितना है उससे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा। और मैं ग्रेटफुल मानता हूँ कि उस टाइम जो पेपर में आया वो जो मेरा पढ़ा हुआ था वो आ गया। अब हो सकता है किसी ने बहुत कुछ पढ़ा हो और वो नहीं आया हो। तो मैं तो भगवान को भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि ये जो लक प्ले करता है मैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता। मेहनत सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन लक फेवर करता है कभी कभी। करेक्ट। तो चलिए फेज वन का आपको जब आपने देखा कि मेरा क्लियर हो रहा है फेज वन, आपके अच्छे मार्क्स बन रहे थे, तो उसके बाद में आपने प्रिपेयर किया फेज टू के लिए। तो फेज टू के लिए व्हाट वाज योर प्रिपरेशन? आपने फॉर्डर मटेरियल उसके लिए कैसे बनाया? टाइपिंग प्रैक्टिस आपने उसके लिए कैसे करी? यस मैम।
तो मैम फॉर्डर मटेरियल का तो इशू नहीं था, क्योंकि मैंने देखे तो जनरल क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है टर्म या कुछ। इट इज अबाउट द जनरल इश्यूज, फॉर एग्जांपल एआरडी एसआई, वो सब ऐसे जनरल इश्यूज होते हैं जिसपे आपके पास बेसिक कंटेंट। फॉर इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछा हो तो आपके पास बेसिक इकोनॉमी फैक्ट्स, और आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, बैंक जैसे मैंने बताया, स्टेट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, आपके पास वो फॉर्डर होगा ही। जैसे नाबार्ड में कोई स्पेसिफिकली प्रिपेयर करें तो उसके पास वो फॉर्डर हो जाएगा। तो हम्म। आपके पास जो, जैसे मैं किसी और के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे पास था, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है। आप उसी को रिवाइज कीजिए। और टाइपिंग का मैं एक बहुत अच्छा मुझे जो हेल्प हुआ था, टाइपिंग टेस्ट होते हैं बहुत सारे ऑनलाइन, आप देखेंगे तो वो आपको वर्ड पर मिनट बता देता है। तो उसमें स्पेसिफिकली बहुत सारी साइट्स में ये होता है कि आप अपना खुद का उसमें कंटेंट डाल दीजिए, और उसको आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको मैंने ये किया कि एग्जाम के पहले मैं 6 to 8 आवर्स टाइपिंग करता था। तो क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो थी, मेरे को पता था, तो जैसे ही मेरे को मैंने प्रोविजनल आंसर की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रिलीज करते हैं उससे ऊपर आ रही थी, मेरे को अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो मैंने ये किया कि भाई एक मौका है तो इसमें स्पीड भी इंप्रूव कर लेते हैं, और अपने पास बेसिक कंटेंट है ही, तो आई शुड गिव माई 100%, 200%, वट एवर आया। तो मैंने ये स्पेसिफिकली फोकस किया, क्योंकि मार्किंग पैटर्न आई डिडंट नो, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मुझे ये पता था कि 600 वर्ड लिखना है और 400 वर्ड लिखने हैं, हम्म। ये होने चाहिए। बाकी नहीं होगा सिलेक्शन तो नहीं होगा, उसमें क्या हो गया। तो मेरा गोल ये था। और ये डिफिकल्ट इसलिए नहीं, 600 वर्ड आप लिख सकते हैं लेकिन ग्रामेटिकल एरर ना हो, ये थोड़ा सा। और मैं आपको बताऊं, एक टेरिफ पे क्वेश्चन आया था, और वो टेरिफ की स्पेलिंग होता है TARRIF या TRIFF। मैंने कुछ रिवर्स कर दिया था, और मैंने पूरे क्वेश्चंस में टेरिफ की स्पेलिंग गलत लिखी, और मैंने उसको फिर ठीक किया, जो उसमें मेहनत लगी मुझे। यस, क्योंकि नबार्ड के अंदर जो आपको वो मिलता है, फॉर्मेट मिलता है, उसके अंदर आप हाँ सीधा पीछे नहीं जा सकते, स्क्रॉल करके आपको हाँ। ऐसे एक 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 करके लाइन बाय हाँ लाइन ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर आपकी कुछ पीछे मिस्टेक हो गई है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ yes। टाइम। और वो मैंने 600 वर्ड का आंसर लिखने के बाद देखा कि मैंने टेरिफ की स्पेलिंग गलत लिखी है, बाकी सब मैंने सही लिखा। मैं टेरिफ की स्पेलिंग हर जगह, या तो डबल आर, मेरे को अभी भी श्योर नहीं है, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन में देखा जो स्पेलिंग थी, फिर उसको सही किया पूरा कि टेरिफ। तो वो एक है कि आप स्पेलिंग का ध्यान रखें थोड़ा तो बेटर होगा, और ग्रामरली हेल्प कर देता है उसमें। अ, वो इंग्लिश के लिए भी हेल्पफुल होता है ग्रामरली, ओके। तो ओके। इट इज हेल्पफुल। ओके। लखन, जैसे हमने फेज 2 के बारे में तो अच्छे से समझ लिया कि फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर करना और टाइपिंग प्रैक्टिस करना, ये दोनों चीजों के आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी। वंस योर फेज 2 वाज ओवर, उसके बाद में आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपने किन एरियाज के ऊपर फोकस किया था मेजरली? और दूसरी चीज की, जो आपका इंटरव्यू पैनल था, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है काफी इयर्स के बाद में आफ्टर कोविड कि नबार्ड ने फर्स्ट टाइम ऑफलाइन इंटरव्यूज लिए हो, सो वो आपने कैसे मैनेज किया? मैम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने सिर्फ 1 महीने में वो इंटरव्यू का ही प्रिपेयर कर लिया। थ्रू माय कॉलेज डेज आई हैव बीन अ डिबेटर, आई हैव बीन गिविंग स्पीचेस, आई हैव won competitions, and recently in 2025 also I represented Chhattisgarh at the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue in front of Honorable PM. So हम्म। I have been engaged in public speaking activities, so it definitely helps. तो और मेरे को बोलने का था, लेकिन यही है कि कभी कभी आप ना बोलते हो तो सामने वाले को चुभता है। हाँ। वो पब्लिक स्पीकर जो होता है, उसको ये पता होता है कि यार मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को चुभ भी सकता है, वो बात चुभ भी करेक्ट। सकती है। और सबको सूदिंग नहीं लगता है आप जो बोल रहे हो, भले आप करेक्ट। सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तो आपको, मेरे को ये प्रिपरेशन के टाइम ये करना था कि मैं जो बोलूँ वो किसी को बुरा ना लगे। और ये बुरा इन द सेंस कि ये ज्यादा कुछ पढ़ के आया है खुद से, ही इज नॉट रट के आया और बोल रहा है हमारे सामने पब्लिक स्पीच टाइप। इट शुड बी लाइक अ कन्वर्सेशन, और जेनरिक लगना चाहिए कि यार सब रट के आ गया घर से, जो पूछ रहे हैं अपने से ही आंसर बता रहा है, कुछ इम्प्रॉम्प्टू होना चाहिए, इम्प्रॉम्प्टू। करेक्ट। और इम्प्रॉम्प्टनेस उससे आएगी। सबसे ज्यादा हेल्प किया मेरा जेमिनाई ने इंटरव्यू प्रोसेस में। तो मैं उससे इतना बतियाता था, वो हैंग हो जाता था एक टाइम के बाद, वो सही में हैंग हो जाता था, और वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। आई आई हैव जेमिनाई हिस्ट्री, आप देखेंगे उसको इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो हैंग हो जाता था एक टाइम के बाद कि क्या बोल रहा है, इसका क्या रिप्लाई करूँ। और जेमिनाई हैंग हो जाता है, आप ज्यादा बोलेंगे ना उसको,
तो इट डजंट रिस्पॉन्ड। तो मेरी उसके साथ इतनी कन्वर्सेशन होती थी। तो जेमिनाई हैज रियली हेल्प। तो आप बेसिकली जेमिनाई से क्या पूछा करते थे? मैंने उसको अपना बायोडेटा दे दिया। फिर मैं बोलता था आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी स्पेसिफिक डोमेन इन बायोडेटा। सो मेरे से पूछे कि वो प्रायर एक्सपीरियंस क्या है आपका, ये क्या है। फिर मैं उसको बोलता था आस्क क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू रूरल डेवलपमेंट, आस्क विद माय प्रायर एक्सपीरियंस इन वेयर आई वाज वर्किंग, सो व्हाई आई चोज नाबार्ड। सो फिर मैं उसको और मैं उसको पहले ये इतना कम से कम 10 लाइन का मैं उसको प्रॉम्प्ट देता था कि मुझसे इस सीक्वेंस में क्वेश्चंस नहीं बताता था, लेकिन पैटर्न ये होना चाहिए आपके क्वेश्चन का। मतलब जेमिनाई को अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बोल रहा हूँ, मैं क्या जमाना आ गया है। लेकिन उसको मैं ये बोलता था कि ऐसा क्वेश्चन इस सीक्वेंस में पूछना। तो वो काफी अच्छा है टूल, आप एक बार करेंगे और वो आपको जैसे कोई हार्ड क्वेश्चन पूछवाना है हार्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, और आपको खुद ही समझ आएगा कि आप कहाँ अटक रहे हो। वो करेक्ट। काफी डेफिनेटली हेल्प करता है। और तो आपका और मैम आपका जो डैप सेशन हुआ वो भी स्पेसिफिकली बहुत, क्योंकि डैप से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डैप से ही आते हैं। और जैसे आपने जो जो पॉइंट्स हाईलाइट किए थे वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होते हैं, और ये करवाना ही चाहिए। क्योंकि ये होता क्या है कि हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि बायस रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट हम बायस रहते हैं कि ये पूछना चाहिए वो। आप एक न्यूट्रल जैसे आप बताओगे तो आप न्यूट्रल ही बताओगे, आप मुझे जानते नहीं हो। तो आपका कोई फायदा नहीं है कि मेरे को अच्छी अच्छी बातें बता दो, तो आप दोनों पॉइंट बताओगे कि ये आपका पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपको इस पे वर्क करना चाहिए। तो हमेशा मतलब डैप सेशंस आर वेरी हेल्पफुल। और मैंने एडुटैब में इंटरव्यू भी दिया था, डैप सेशन भी लिया, तो दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल। ओके, सो आई थिंक लखन हियर इज रेफरिंग टू वन ऑन वन डैप सेशंस, जिसमें हम सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनके डैप्स को रिव्यू करते हैं और उन्हें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं कि ये एरियाज हैं या ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन एरियाज को पर्टिकुलरली प्रिपेयर कर लीजिए। सो ही इज रेफरिंग टू दो सेशंस, एंड थैंक यू सो मच कि हम आपके इस काम आ पाए। वी आर वेरी ऑनर्ड बाय दैट। तो ये बेसिकली आपने अपना जो प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ डैफ, राइट? उसके बाद में जब आपका एक्चुअल इंटरव्यू हुआ था, सो हाउ वाज दैट? एक्चुअल इंटरव्यू तो मैं बताऊं, मैं इंटरव्यू थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आई हैव गिवन इंटरव्यूज इन कॉलेज, मैं फेल भी हुआ इंटरव्यू में, बट बहुत टाइम हो गया था। आई लास्ट गिवन 2024 फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर लगता है थोड़ा। और जो हमारे पैनल मेंबर थे, ही वाज एक्स डिप्टी चेयरमैन ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई चेयरमैन। सो तो वो पहले से ही हमको पता था, तो थोड़ा वो लगता ही है यार सामने इतने नॉलेजेबल लोग हैं और हम कहाँ हैं। सो तो उस हिसाब से ही थोड़ा प्रेशर बनता है। लेकिन मेरा जो इंटरव्यू था वो मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको डैफ में बताया था कि मैं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया, और अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 minutes दे केप्ट ऑन ग्राइंडिंग मी ऑन दैट। तो तुम ओके। इतने बड़े उसमें गए हो, ये किया है, तुमने क्या किया वहां, ऐसे मतलब दे केप्ट क्वेश्चनिंग मी अबाउट इट। तो I presented a AI square model that was artificial intelligence into ancient intelligence. वो उनको इतना पसंद आया कि वो उसमें पूछते गए तुमने इसमें ये कैसे एआई स्क्वायर ये क्या है। फिर वो उसमें इतना पूछते गए। और फिर एग्रीकल्चर की एक मैम थी, उनने भी फिर पूछा कि इसको हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चरल इनोवेशन वो भी एआई स्क्वायर हो सकता है। तो इनोवेटर वो इम्प्रॉम्प्ट निकला, अब इसकी आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। जेमिनाई भी नहीं बताया था ये क्वेश्चन आ पाएगा, लेकिन अब वो उनके क्वेश्चन अलग ही होंगे। बट इट मेक्स यू प्रिपेयर कि आप रैंडम क्वेश्चन को भी एकदम ऐसे नहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ बता दोगे, लेकिन बेसिक आप बता ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल करेक्ट। उनने ये भी बीच में बोला कि व्हेन आई वाज बीइंग टू थियोरेटिकल, उनने बोला तुम यार थियोरेटिकल बहुत बता रहे हो, तो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो। तो फिर मैंने एग्जाम्पल देने शुरू कर दी। फिर उनको लगा कि जब तुम्हें एग्जाम्पल पता है तो बताओ। और ये भी सो लगता है कि इंटरव्यू में आप थोड़ा ज्यादा बोल दो ना, तो ऐसा लगता है यार, फिर उसको लगता है यार कि ज्यादा तो नहीं बोल दिया यार। इसलिए मैं चुप हो जा रहा था बीच बीच में कि मतलब कई में तो एब्रप्ट एंडिंग की, यस मैम दिस वाज द केस, क्योंकि ऐसा नहीं लगे कि यार ज्यादा बोल रहा है, हम घर से याद करके आया है। करेक्ट। सो बेसिकली काफी एक
अच्छी कॉन्वर्सेशन थी जहां पर वो आपके डैफ से ही आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एंड दे वर क्वाइट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट यू एंड व्हाट वर्क यू हैव डन, या जो भी चीजें आपने डैफ में मेंशन करी है। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी बच्चों से इंटरव्यू के बारे में पूछा है इन सक्सेस स्टोरीज, तो सबका सेम ही रिस्पॉन्स होता है कि दे बेसिकली आस्क देम अबाउट कि डैफ में जो लिखा होता है उसी से रिलेटेड, उसी पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। सो दे आर मच मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट यू, राइट? तो आई थिंक दैट गिव्स एन आइडिया कि बेसिकली वो वहां पर आपसे क्या पूछेंगे इन द इंटरव्यू पार्ट, राइट? So, Lakhan, with this, we have covered all the three phases in a very comprehensive manner. Any parting words you would like to say to the other aspirants? आई वुड लाइक टू से दैट, देखो भाई, एक महीने में होगा, एक साल में होगा, उससे कोई मैटर, जैसे मेरा एक महीने में, ऐसे मेरे उसमें कई साल लगे हैं मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और ऐसा है कि वो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, कोई फेल हो 10 बार, कोई एक बार में निकल जाए, उसमें कोई नहीं है। मैं भी 100 जगह फेल हो, जेई एडवांस में, जेई मेंस में, हर जगह फेल हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, बट एट द एंड आपको अच्छा लगना चाहिए जो जो भी आप कर रहे हो। मैं एक महीने में कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि आप फेल हो गए, आप कहीं भी, आप, मैं नाबार्ड में आज, आई आई हैव नो हेजिटेंस इन सेइंग दैट लक हैज फेवर्ड, क्योंकि हमेशा आपका लक भी होगा, आपका हार्डवर्क भी होगा। इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, एंड मेरे से ज्यादा कितने लोगों ने मेहनत की होगी नाबार्ड के लिए भी, एंड आई शुड रिस्पेक्ट दैट दे हैव बीन वर्किंग। और अगर उनका नहीं हुआ, इसमें ऐसा नहीं कि उनने कम पढ़ाई की है, ऐसा है कि मोमेंट सबका अलग होता है, और वो उनके लिए फेवर करेगा एक ना एक दिन। जैसे मैं पिछले एग्जाम में फेल हुआ हूँ और इसमें पास हो गया, तो अब लग रहा है कि सब अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा वर्क करते रहना, और वो आपको हेल्प करेगा कभी ना कभी, तो हेल्प करेगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी तो चिल करो, मजे करो, और बाकी यही चारवाक की फिलोसफी So, चलाओ। that was correct. So, thank you so much, Lakhan, for giving us your मैं time, मम्मी and पापा thank को भी you so थैंक यू much for बोलना है, guiding the students. थोड़ा मम्मी पापा Yeah, को भी एक please. क्रेडिट। मैं अपने मम्मी पापा और भाई को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनका ही सपोर्ट था जिसकी वजह से हुआ है। बाकी तो नहीं होता अगर उनका सपोर्ट नहीं होता। बस मैं इतना बोल रहा So, thank you so much, Lakhan, and we wish you all the very best for your future journey. Thank you so much. था। थैंक यू, थैंक यू। Okay.